गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम जो सी एस आर यूजीसी नेट दिसंबर 25 में जो आपके पार्ट ए यानी जो एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक बोटमैन है। ठीक है। ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर हैज टू कैरी ए डॉग, a cat, and a container full of milk to the other bank in a boat। ठीक है। एक बोटमैन है, उसको एक बैंक ऑफ रिवर से दूसरी तरफ जाना है। ठीक है। उसको क्या क्या कैरी करना है, एक डॉग, एक कैट और एक कंटेनर फुल ऑफ मिल्क टू द अदर बैंक इन ए बोट, वन एट ए टाइम। ठीक है। एट ए टाइम मतलब वो सिर्फ एक को ही लेके जा सकता है। द कैट कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन विद द मिल्क और विद द डॉग ऑन आइदर बैंक। मतलब कैट के साथ आप ना तो मिल्क को छोड़ सकते हो ना डॉग को छोड़ सकते हो। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द बोटमैन हैज टू क्रॉस द रिवर टू कैरी ऑल टू द अदर बैंक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपने बतानी है ताकि बोटमैन रिवर को क्रॉस करे टू कैरी ऑल टू द अदर बैंक। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑब्वियसली मान लो ऑब्वियसली एक बैंक ये है और एक बैंक आपका ये है। ठीक है। सबसे पहले वो किसको लेके जाएगा, क्योंकि इधर आपकी आपके पास मतलब तीनों चीजें एक तरफ हैं, जैसे कैट, डॉग और मिल्क। ठीक है ना। उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कैट के साथ आप डॉग या मिल्क को नहीं छोड़ सकते। ठीक है। चलो हम सबसे पहले जैसे कैट को लेके जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम किसको लेके गए, कैट को। ठीक है। तो कैट हमने, अब कैट यहां पहुंची। ठीक है। अब ये क्या हुआ, दिस इज वन, एक बार उसने रिवर को क्रॉस करा। ठीक है। अब वो वापिस आएगा। ठीक है ना। वो क्या आएगा आपका, वापिस आएगा। ठीक है। अब वो किसको लेके जाएगा, मतलब चलो डॉग या मिल्क किसी को भी लेके जा सकता है। ठीक है। मान लो अब वो किसको लेके गया, फॉर एग्जाम्पल डॉग को। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, कैट और डॉग दोनों यहां पे हो गए, लेकिन हमने क्या कहा है कि दोनों का आप एक साथ नहीं छोड़ सकते। ठीक है। फिर वो क्या कर सकता है कि मान लो वो कैट को वापस लेके गया। किसको वापस लेके गया, कैट को। ठीक है। अब इसका मतलब कैट भी यहीं पर है और मिल्क भी यहां पर है। ठीक है। अब वही है ना कि अब इन दोनों में से एक को लेके जाना, मान लो वो किसको लेके गया, अब मिल्क को। ठीक है। अब वापिस आएगा और अब किसको लेके जाएगा, कैट को। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी बार इसको बैंक को क्रॉस करना पड़ा, 7 टाइम्स। तो टोटल कितने राउंड्स बन रहे हैं, 7 राउंड्स। आया समझ में। अब देखो क्या होता है ना, इसमें तो थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ही लगाना होता है। ठीक है। अब देखो ना एप्टीट्यूड में बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, इजी भी होते हैं। अब ये होता है कि आपको वहां पर थिंकिंग, योर थिंकिंग शुड बी करेक्ट। ठीक है। वही होता है कि जैसे आपने मान लो एक अभी क्वेश्चन किया, अब वही होता है ना, कई बार हम वापस जो आ रहे हैं उसको नहीं काउंट करेंगे। जैसे होता है ना, उसने बस सीधा सीधा इसको काउंट कर लिया कि बस लेके जाना है। ठीक है। तो आपको इसके अंदर इस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो बॉटमैन है उसको 7 टाइम्स रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा टू कैरी ऑल टू द अदर बैंक। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एक सेल फोन है, ए सेल फोन टावर विथ सिग्नल्स रीचिंग अप टू 500 मीटर। ठीक है। मतलब आपने एक सेल फोन का टावर है जिसका सिग्नल 500 मीटर तक आता है, इज सेट अप ऑन ए कॉनिकल हिल ऑफ हाइट 1.5 किलोमीटर एंड बेस रेडियस 2 किलोमीटर। ठीक है। एक कॉनिकल हिल है, कॉनिकल हिल का मतलब यू कैन से समथिंग लाइक दिस, जैसे हम कौन बनाते हैं ना, तो अगर आपको एक कॉनिकल हिल बनानी है तो
इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जैसे हमने कॉन बना दिया एक, ठीक है, कि ऐसी एक कॉनिकल हिल है, ठीक है। अब इसमें हमें इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज द हाइट। और हमें रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर। मतलब ये रेडियस होगी, ये होगी आपकी हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 किलोमीटर, ठीक है। एज्यूमिंग द टावर हाइट टू बी नेग्लिजिबल, मतलब इसके ऊपर एक टावर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू, मतलब, और उसका जो सिग्नल है वो कहां पर आ रहा है? रीचिंग अप टू 500 मीटर, ठीक है। मान लो अगर यहां से सिग्नल आ रहा है तो मान लो बेसिकली इस स्पेसिफिक पॉइंट तक या तो सिग्नल आ रहा है, 500 मीटर तक आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द एरिया सर्व्ड बाय द टावर इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, द एरिया सर्व्ड बाय द टावर इन किलोमीटर स्क्वायर। यहां पर हमें जो एरिया है कर्व्ड सरफेस का बता रखा है, मतलब वो उसने हमें फॉर्मूले बता रखा है कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू पाई इंटू बेस रेडियस इंटू स्लांट हाइट, बेस रेडियस इंटू स्लांट हाइट, इंटू स्लांट हाइट, पाई इंटू बेस रेडियस इंटू स्लांट हाइट। हमें बताना है कि जो एरिया टावर, द एरिया सर्व्ड बाय द टावर इन किलोमीटर स्क्वायर। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक तो क्या दे रखा है कि एक टावर है, उसकी हाइट नेग्लिजिबल है और सिग्नल पहुंच रहा है 500 मीटर, इस सेटअप ऑन ए कॉनिकल हिल ऑफ हाइट 1.5 किलोमीटर और बेस रेडियस 2 है। तो पहले तो आपको ये स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हाइट कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसने हमें वैसे थोड़ा हिंट दे दिया। अगर मुझे एरिया ऑफ कर्व सरफेस निकालना है तो मुझे पाई इंटू बेस रेडियस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। अब क्या होगा ना, जैसे सिग्नल यहां तक आपके, पहले हम ये स्लांट हाइट निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि जो होता था ना आपका कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब हमें इसका अंडर रूट निकालना है। दैट विल गिव यू दिस स्लांट लेंथ, ठीक है। अब 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? कितना आ रहा है? 2.25। 2.25 प्लस 4, मतलब मुझे अंडर रूट ऑफ 6.25 निकालना है। तो वो कितना आ रहा है? 2.5। मतलब ये 2.5 किलोमीटर आ गया, ये स्लांट हाइट है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है 500 मीटर तक, ठीक है। मान लो हमने ये 500 मीटर मान लिया, ठीक है, दिस इज 500 मीटर्स, ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.5 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लो ये मेरा यहां पे एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या है इसके अंदर, जैसे अब देखो मेरे को ये स्लांट हाइट तो इसमें पता लग गई कि जो मेरा टावर है उसकी स्लांट हाइट इतनी है, लेकिन मुझे उसके रेडियस नहीं पता। उसकी मुझे क्या नहीं पता? रेडियस। मुझे ये रेडियस निकालनी पड़ेगी। अगर मैंने ये रेडियस निकाल ली तो पाई इंटू, जैसे पाई इंटू बेस रेडियस, इसको हम स्मॉल आर लिख देते हैं, और स्लांट हाइट तो कितनी है? 0.5। ये तो मुझे, ये तो यहां से मैंने निकाल ली, ठीक है। तो मतलब इतना जो एरिया है वो कितना कितना बड़ा, मतलब जो कौन बना रहा है हमें उसका स्पेसिफिक क्या निकालना है? हमें उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। हमें कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे बस ये रेडियस चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होगा? जैसे हम, जैसे ये दोनों हैं, जैसे इसको अगर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू दिस। ये कितना है? 500 मीटर, ठीक है। और ये कितना है आपका? 2.5 किलोमीटर, क्योंकि दो ट्रायंगल है ना, एक ये है और एक बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्मॉल आर मुझे निकालना है बाय कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 0.5 बाय
2.5। ठीक है, अब कैपिटल आर मुझे पता है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, 2 × 0.5/2.5, मतलब 1/2.5। तो ये कितना आ गया आपका, 0.4। जो मतलब इतनी जब स्लांट हाइट है, देखो ना, आप देख रहे हो कि अगर स्लांट हाइट 2.5 किलोमीटर है, वो तो हमने कैसे निकाल ली, क्योंकि हमें ये हाइट और ये गिवन था। अब जो स्लांट हाइट है वो मेरी 500 मीटर्स है। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वजह से एरिया निकालना है कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्लांट हाइट तो आ गई, बट मेरे पास रेडियस नहीं है, तो वहां पर एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाया कि स्मॉल आर बाय कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो आर यहां से 0.4 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहां पर सिंपली क्या करना है, तो मेरे मेरे को क्या दे रखा है कि पाई इंटू बेस रेडियस इंटू स्लांट हाइट, कितना आ रहा है ये, पाई इंटू 0.4 इंटू 0.5 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आ रहा है 0.2। हम्म, पाई इंटू 0.4 इंटू 0.5, तो ऑप्शन में है 0.2 पाई, तो वही बस हमारा आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 0.2 पाई। तो ये इसका आंसर है। भले ये एक बड़ा कौन है ना, उसकी स्लांट हाइट इतनी है, तो उसका भी एरिया हम कर्व्ड सरफेस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें बेस रेडियस पता है और स्लांट हाइट पता है। वो बड़े कौन का होगा, जैसे बड़े कौन का यहाँ पे मैं निकालू तो वो पाई इंटू 2 × 2.5, वो 5 पाई आएगा। बट वो बड़े कौन का है, हमें वो कौन का एरिया निकालना था जो जो एरिया टावर सर्व कर रहा है। ठीक है ना, तो एरिया जो है वो तो जैसे 500 मीटर तक की आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये जो कोन बनेगा, एक तरह से मान लो यहां पर जो आपका ये जो छोटा सा कोन बनेगा, ठीक है, ये जो कोन बन रहा है छोटा कोन, ये जो कोन बन रहा है, मुझे इसका कर्व्ड सरफेस बताना था। इसकी स्लांट हाइट मेरे पास है। ठीक है, और क्योंकि उसकी हाइट उसने नेग्लिजिबली बता रखी है, तो उसको तो हमने कंसीडर नहीं करा। हमें, अब देखो ना, मैं ये चीज भी यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये मेरे पास ये भी आ गया, मतलब ये मैं हाइट भी टावर की जो है, ये स्लांट हाइट 500 मीटर आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गया, 0.4। तो 2 × पॉइंट, सॉरी, पाई इंटू 0.4 इंटू 0.5, तो ये कितना आंसर आएगा आपका, 0.2 पाई। लेकिन हाँ, अगर बड़े कौन की बात हो रही है ना, उसका 5 पाई आएगा। बट उसने मेरे से पूरे कौन की नहीं पूछी है, उसने मेरे से सिर्फ क्या पूछी है कि जो एरिया सर्व्ड बाय द टावर, जो टावर है वो कितना एरिया सर्व कर रहा है, क्योंकि उसका सिग्नल 500 मीटर तक ही आ रहा है ना। अब है तो वो, मतलब उसकी स्लांट स्लांट हाइट तो वैसे 2.5 किलोमीटर है, बट उसका सिग्नल 500 मीटर तक ही आ रहा है। तो ये जो छोटा कोन है ना, मुझे इसका क्या बताना था, कर्व्ड सरफेस। अभी तो देखो उसने आपको क्वेश्चन में ही दिया ही हुआ था कि हम कर्व्ड सरफेस कैसे निकालते हैं। वैसे भी क्या होता है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपको जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया, कोन हो गया, इन सब के जैसे ना आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। जैसे अब सिलेंडर होता है, उसमें हम एक क्या लिखते हैं कि एक तो उसमें होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड। जैसे मान लो एक सिलेंडर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है ना, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, एक होता है कि जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो इस तरह से ना आपको सारों के एरिया और वॉल्यूम्स पता होने चाहिए, जो जो भी जनरली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्फीयर हो गया, आपको सिलेंडर हो गया, जैसे सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, πr²h। ठीक है, अब हमें पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³ तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो अगर, तो ये तो उसने क्वेश्चन में दे दिया, अगर मान लो उसने ये भी नहीं दिया होता कि कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, फिर तो आप वैसे ही क्वेश्चन ना कर पाते। तो हमें हिंट मिल गया कि एरिया सर्कुलर कोन का निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, ठीक है, और मुझे स्लांट की हाइट चाहिए। ठीक है, तो स्लांट हाइट मैंने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.2 पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये होते हैं बेसिक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप जो है वो ऐसे ही सीखते हो, जैसे उन्होंने आगे नंबर ऑफ जो सीट्स हैं फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी,
इन ए कॉलेज आर इन द रेशो ऑफ 2:3:4। कहते जो नंबर ऑफ सीट है मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी के जो सीट्स है वो 2:3:4 में है। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशो इफ द सीट्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर इंक्रीज बाय 50%। अगर हम सीट्स को 50% से बढ़ा दें तो क्या रेशो आएगी? पहले रेशो दे रखी है कितनी? 2:3:4। क्या रेशो आएगी? ठीक है, देखो अब रेशो आपको क्या दे रखी है? 2:3:4। ठीक है, या मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20:30:40, कि 20 मैथ्स के हैं, 30 फिजिक्स के हैं, 40 बायोलॉजी वाले हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम सीट्स को 50% इंक्रीज करें, जैसे 20 का 50% कितना होगा? 50% ऑफ 20 कितना होगा? 50% ऑफ 20 होगा 10। ठीक है, 50% ऑफ 30 कितना होगा? तो ये करने की जरूरत है, हाफ से डिवाइड ही करना है। 30/2 कितना होता है? 40/2। मतलब अगर मैं 50% सीट इंक्रीज करूं तो 20 वाली हो जाएंगी 30, 30 वाली हो जाएंगी 45, 40 वाली हो जाएंगी 60। अभी अगर मैं इसको भी रेशो में देखूं तो अगर जैसे 15 से कट जाएंगे, 2:3:4। तो आंसर क्या है? 2:3:4। क्योंकि सभी के अंदर आपने इंक्रीज करा है ना, 50% इंक्रीज करने के बाद भी सेम रेशियो रहेगी कि नहीं? जैसे देखो ना, 20 में 50% इंक्रीज हुआ तो 10 इंक्रीज होगा। ये तो नंबर कुछ भी आप लेके चल सकते हो ना, मैंने 20, 30, 40 लिया। 30 का क्योंकि इंक्रीज सभी का करना है ना 50%, ये थोड़ा है कि एक का करना है। इसमें 15 मैं ऐड कर दूंगा, इसमें मैं 20 ऐड कर दूंगा। देखो वैसे क्या होता है ना, कैलकुलेशंस भी होती हैं कि आप उसको कैलकुलेट करो, बट सिंपली अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को कर सकता हूं तो मेरे को क्या वो करना है। ठीक है, अब 50% का मतलब जितना भी नंबर है, ठीक है ना, जैसे मैंने नंबर ले लिया 20, 30, 40, आपने बस उस नंबर का 50% ऐड करना है, उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसकी रेशियो बस आपने देखनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, विद ओनली वन मैच। ठीक है, इसमें विद ओनली वन मैच लेफ्ट होगा, विद ओनली वन मैच बिटवीन टीम्स बी एंड सी रिमेनिंग इन ए टूर्नामेंट। मतलब एक ही मैच रह गया है, वो भी बी और सी के बीच में। वेयर ईच विन फैचेस 2 पॉइंट्स एंड लॉस नन। अगर जो टीम जीती तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर हारी तो कुछ नहीं मिलेगा।
team A observes that they will become champions with more points than any other team if B wins. अगर मान लो B जीती तो वो क्या कर रहा है कि अगर मान लो B जीती तो A जो है वो चैंपियन बन जाएगी। ठीक है, तीन टीम्स हैं, A, B और C, बट नॉट नेसेसरीली इफ B लूजेस। अगर तो क्या कर रहा है, अगर तो ए ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि मैच तो सिर्फ बी और सी के बीच में रह गया है। ठीक है, अगर तो क्या कह रहा है, अगर टीम ए ऑब्जर्व्स दैट दे विल बिकम चैंपियंस, अगर बी जीतेगा, अगर बी जीतेगा तो वो चैंपियंस बन जाएंगे, बट नॉट नेसेसरीली इफ बी लूजेस। देन आपको फिर बताना है कि जैसे ए जो है वो लीड कर रहा है 1 पॉइंट से, या बी सी से लीड कर रहा है, तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो एक मैच रह गया बी और सी के बीच में, ठीक है, जो उसने हमें बता रखा है। ए का तो हो ही चुका है, अब ए सिर्फ जो ऑब्जर्व कर रही है, कहता है अगर बी जीती तो ए चैंपियन हो जाएगी, लेकिन अगर बी लूज करी तो, बट नॉट नेसेसरीली। ठीक है, अगर बी लूज कर गई तो इसका मतलब वो चैंपियन नहीं बनेंगे। तो बताओ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हमें क्या दे रखा है कि विद ओनली वन मैच बिटवीन टीम्स बी एंड सी रिमेनिंग इन अ टूर्नामेंट where each win fetches 2 points and a loss none. Team A observes that they will become champions with more points than any other team if B wins, but not necessarily if B loses. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने वैसे ही जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने वैसे जूम कर लिया। जैसे मान लो मैंने कह दिया ए के मान लो 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने सी के मान लिए 8 और बी के मान लिए 7। ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अगर बी जीती तब भी उसके 9 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो तो आपकी, क्योंकि बी के 9 हो गए तो ए ही जीत गया ना। ठीक है, लेकिन अगर सी जीत गई तो फिर या तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, नॉट नेसेसरली इफ बी लूजेस, अगर बी हारा तो फिर ये हो सकता है कि दोनों ही चैंपियन है, क्योंकि दोनों का इक्वल हो गया। तो इस अकॉर्डिंग मैं देखूं, अब अगर ए इज लीडिंग बी बाय 1 पॉइंट, देखो अगर मान लो बी जीत रही है तो उसके पॉइंट हो गए 9। ठीक है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ए सिर्फ 1 पॉइंट से लीड कर रहा है, ए अगर 1 पॉइंट से लीड कर रहा है, अगर वैसे माने 1 पॉइंट लीड करना है मतलब इसके 10 है तो इसके 9 है, फिर अगर ये जीत गई फिर तो यही चैंपियन बनेगी। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ए इज लीडिंग बी बाय 1 पॉइंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर ए 1 पॉइंट से लीड कर रहा होता और बी जीत गया, फिर तो बी चैंपियन बन गया ना, क्योंकि जीतने के बाद उसको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये गलत है। बी इज लीडिंग सी बाय 1 पॉइंट, देखो बी के तो पॉइंट सी से कम होंगे ना, तभी तो उसके जीतने के बाद भी वो चैंपियन नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो ये भी गलत है। बी इज लीडिंग सी बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, देखो बी तो लीड कर ही नहीं रहा ना, तो ये भी स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, कि बी जो है वो एटलीस्ट 2 पॉइंट से लीड कर रहा है, बी के पॉइंट तो सबसे कम है, क्योंकि बी जीतने के बाद भी हार रहा है। लेकिन अगर सी जीत रहा है तो फिर आपका ए जो है वो लिखा ना, बट नॉट नेसेसरीली इफ बी लूजेस, बी लूजेस का मतलब सी जीत गया। अब ये पॉइंट बनता है ए इज लीडिंग सी बाय एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, मतलब ए सी को लीड कर रहा है एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम 2 पॉइंट से, क्योंकि अगर ये जीत गया तो इसके भी 10 हो गए, फिर ये दोनों चैंपियन हो गए। तो उस केस में फिर सिर्फ ए चैंपियन नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ यही स्टेटमेंट हमारी क्या बन रही है, करेक्ट। इसमें ना थोड़ा सा आपको वैसे ही मानना पड़ेगा ना। आप सिंपल सी सोचो कि अगर ए 1 पॉइंट से लीड कर रहा होता, वो कह रहा है बी जीत भी गया, तब भी तब भी आपका वो क्या कह रहा है कि ए चैंपियन बनेगा। लेकिन अगर 1 पॉइंट से लीड कर रहा होता ए और बी जीत जाता, फिर तो उसका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता, फिर तो बी चैंपियन हो जाता। तो ऐसा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, आए समझ में? ये देखो क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, या आप कैसे उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं होता कि हम ट्रेडिशनल तरीके कोई फॉर्मूले लगाएं वो लगाएं, आपको खुद ही मतलब समझना है। और जैसे जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने ऐसी कंडीशन ले ली, क्योंकि मैंने ये इसी हिसाब से लिया ना कि बी जीत भी जाए तब भी ए चैंपियन बन रहा है।
तो इसलिए मैंने उसके पॉइंट 7 ले लिए। लेकिन वो कहता है अगर सी जीतता है तो फिर ए नेसेसरी चैंपियन नहीं बनता, तो ये हो सकता है कि दोनों के स्कोर इक्वल होंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कंसीडर इंफॉर्मेशन फॉर ए 3 डिजिट पिन। 3 डिजिट पिन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, और उसके बारे में बता भी रखा है कि मतलब एक नंबर करेक्ट है और करेक्टली प्लेस्ड है। इसमें वो कह रहा है कि नथिंग इज करेक्ट, कोई भी नंबर इसमें से करेक्ट नहीं है। इसमें 2 नंबर करेक्ट है बट रॉन्गली प्लेस्ड। 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। अब ऐसे क्वेश्चन को हम, या तो हमें करेक्ट पिन बताना है। ठीक है, या तो जैसे हम कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई एक जैसे ऑप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो उसने आपको कहा कि जैसे अब इसमें 6 8 9 है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 0 5 0 5 9 लेके चलता हूं, वैसे एक बारी वो कह रहे हैं कि एक नंबर करेक्ट है और करेक्टली प्लेस्ड है। इसका मतलब क्या कि जैसे 9 हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मैंने ऑप्शन लिया इसमें तो 0 5 9 है बस। तो अब 9 इसमें अगर हम मान के चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि आगे आगे जैसे हम करेंगे हमें पता लग जाएगा कि आंसर सही है गलत है। 1 नंबर इज करेक्ट एंड करेक्टली प्लेस्ड। ठीक है, अगर 0 5 9 आंसर है तो पहली स्टेटमेंट इस हिसाब से सही है कि 9 है और वो करेक्टली प्लेस्ड है। 7 3 8 नथिंग इज करेक्ट, इसमें से कोई नंबर है ही नहीं, वो भी उसको भी ये जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब 8 तो किसी में नंबर ही नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म होगी, क्योंकि पिन में 8 नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है। वो कह रहा है कि 2 नंबर करेक्ट है बट रॉन्गली प्लेस्ड। अब इसमें क्या है, जैसे 9 और 0 है। ठीक है, और दो मतलब 9, इसमें 3 में से 2 ही नंबर सही है। अगर मैं ये ऑप्शन मान के चल रहा हूं तो इसमें 9 और 0 दोनों है, नंबर है बट रॉन्गली प्लेस्ड। जैसे आपने तो 9 को लास्ट में पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम जिस ऑप्शन को मान के चल रहे हैं हमें पता नहीं है कि आंसर है या नहीं है, हमें यह है कि ये जितना कुछ लिखा हुआ है अगर ये जस्टिफाई करेगा तो ये वाला पिन है। तो 2 नंबर करेक्ट है, जैसे हम कह सकते हैं कि चलो 0 और 9 करेक्ट है बट वो रॉन्गली प्लेस्ड है। 0 5 9 पे वो भी एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, 6 1 5 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है, अब जैसे इसमें या तो 5 है, एक ही नंबर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 और 6 भी नहीं हो सकता, 1 और 6 का मतलब इसमें से एक नंबर करेक्ट है, जैसे इसमें 5 बन रहा है बट वो रॉन्गली प्लेस्ड है, क्योंकि 5 को हमने बीच में रखा हुआ, इसने यहां पे रखा हुआ है। 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है, अब इसमें 0 है। ठीक है, और वो भी रॉन्गली प्लेस्ड है। तो अगर हम ये जो पिन है, वैसे तो ये सारे को जस्टिफाई कर रहा है, सारे के सारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं ना उसको जस्टिफाई कर रहा है। देखो 8 तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट होगी। ठीक है, अब आप चलो 6 0 1 को भी लेके चल लो। कह रहा कि एक नंबर करेक्ट है और करेक्टली प्लेस्ड है। चलो ठीक है, 6 है और मान लो करेक्टली प्लेस्ड है। 7 3 8 में से कुछ नहीं है, नथिंग इज करेक्ट। 9 0 6 2 नंबर करेक्ट। अब देखो 2 नंबर करेक्ट होने चाहिए इसके अंदर, तो इसके अंदर भी जैसे आप कह सकते हो कि 6 और 0 है बट वो रॉन्गली प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें वो क्या कर रहा है कि 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। अब देखो ना, इसमें तो 2 नंबर आगे 6 और 1, जबकि 6 1 5 में वो कह रहा है एक ही नंबर करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी खत्म होगी। ठीक है, ऐसे आप 5 9 0 लेके चलो, इसमें वो क्या कर रहा है कि चलो एक नंबर करेक्ट है, चलो हमने 9 मान लिया, नथिंग इज करेक्ट। 9 0 6 में 2 नंबर करेक्ट है बट रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है, अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, 6 1 5 इसमें से एक नंबर करेक्ट है और रॉन्गली प्लेस्ड है। ठीक है, और 7 8 0 में से, अब देखो 7 8 0 एक नंबर करेक्ट और रॉन्गली प्लेस्ड है। पहले वाले में क्या लिखा है, अब पहले वाले अगर पहले ही आप देखो तो आप कह रहे हो कि क्योंकि पहले वाले में से तो बस इसमें 9 है, एक ही नंबर है ना, 6 8 9 में से। वो कह रहा है कि एक नंबर करेक्ट है और करेक्टली प्लेस्ड है, हम मान के चल रहे हैं कि ये सही प्लेस्ड है, इसमें से करेक्ट है नहीं। 9 0 6 में से 2 नंबर हैं बट वो रॉन्गली प्लेस्ड है। ठीक है, चलो 9 अगर आप मान के चलोगे 9 सेंटर में है तो इधर तो 9 पहले दिखा रखा है। 6 1 5 में से वो क्या कर रहा है, 1 नंबर इज करेक्ट। ठीक है, बट रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है, चलो इसमें भी 5 यहां पर है।
इसमें कह रहा है कि वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। कौन से वाला? हाँ हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें हमें 9 क्या बता रखा है आपका, सेंटर में बता रखा है। ठीक है, क्योंकि 6 और 8 तो इसमें है ही नहीं सिर्फ, और इस हिसाब से मतलब 9 है तो फिर 9 थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए ना, उस हिसाब से भी ये गलत है। ठीक है, मतलब वही होता है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि इसका मतलब एक बात तो पक्की है ना कि अब लेकिन हमें यहां पर जो ऑप्शन के हिसाब से हमने ये चीज को वैलिडेट करा, ऐसे तो आप वैलिडेट नहीं कर पा रहे ना कि आपने कहा कि मैंने 590 लिया। ठीक है, 590 में से एक ही नंबर यहां पर है, वो है 9। ठीक है, और वो कह रहा है वो करेक्टली प्लेस्ड है। ठीक है ना, लेकिन इसमें तो 9 यहां पर है और हमारे इसमें 9 यहां पर है, तो उस हिसाब से भी ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 059। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा? ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, आपने कोई भी एक पिन ले लेना ना। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि ये 3 नंबर में से है ही नहीं, 8 तो है ही नहीं। अब 8 नहीं है तो ये ऑप्शन तो खत्म, क्योंकि तीनों में से कोई नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें एक नंबर करेक्ट है। अब क्या है ना, हमने 9 को क्यों माना है, हमने ऑप्शन के हिसाब से चलना है। मैंने लिखा ना 059, तो अगर मैंने 059 लिया तो मैंने क्या दिया, तो इसका मतलब क्या कि वन नंबर इज करेक्ट एंड करेक्टली प्लेस्ड, तो इसका मतलब वो 9 है, क्योंकि इसके अंदर 0 और 5 तो है ही नहीं, इसमें तो 6 और 8 है ना। तो हमारे नंबर तो हम 059 मान के चल रहे हैं, तो 9 है, वो करेक्टली प्लेस भी है। 738 में से कुछ भी नहीं है। 906 में से दो नंबर है बट रॉन्गली प्लेस्ड है। ठीक है, अब क्या है कि 906 में से मतलब उसमें जैसे 9 हमने ऑब्वियसली यहां पर दिखाया है, तो वो गलत प्लेस है। ठीक है, नंबर दो है। ठीक है ना, 059 के अंदर 9 और 0 दो नंबर है, और वो बट रॉन्गली प्लेस्ड है। 615 में एक ही नंबर है, और वो आपका रॉन्गली प्लेस्ड है। इसका मतलब वो, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन हम मान के चल रहे हैं उसमें 5। ठीक है, तो 5 जो है वो रॉन्गली प्लेस्ड है। ठीक है, 780 में से भी एक नंबर करेक्ट है बट वो रॉन्गली प्लेस्ड है। तो 059 जो है वो सारी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन के हिसाब से ही अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी एक नंबर ले लो। देखो वही बात है ना, यू नीड टू बी क्विक। ऐसे नहीं, वहां पे टाइम ज्यादा लगाओ, तो आपको बड़ा पेशेंस से आराम से देखना है। ठीक है, जैसे मैंने एक ऑप्शन ले ली, अगर वो जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा ना कि फिर, क्योंकि अगर उस पर वो जस्टिफाई नहीं हो रही तो इसका मतलब वो आंसर भी गलत है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था। आप देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो, उसके लिए आपको फॉर्मूले नहीं चाहिए, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आएंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ही आते हैं। इट इज बेसिकली द लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, आप लॉजिकली चीज को देख कैसे रहे हो। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, तो हमने थोड़ा सा ना अपने दिमाग को मतलब बस एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चलो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखो ना, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये भी लॉजिकल रीजनिंग है। इस क्वेश्चन में तो सिंपल कुछ रेशियो वाला था। ठीक है, इसमें चलो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट था, थोड़ी ज्योमेट्री लगनी थी। ठीक है, इसमें भी आपको लॉजिकल रीजनिंग थी। ठीक है, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ये आया, कहता है एक बॉक्स है, उसमें 20 ब्लैक, 22 वाइट और 24 रेड सॉक्स हैं। ठीक है, 20 ब्लैक हैं, 22 वाइट है और 24 रेड सॉक्स हैं। इफ ए पर्सन ड्रॉज सॉक्स एट रैंडम वन बाय वन विदाउट लुकिंग, मतलब वो एक एक करके सॉक्स को निकाल रहा है, देख नहीं रहा है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स शी मस्ट पिक टू बी सर्टेन ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, कि कितनी सॉक्स को वो निकाले कि वो इस बारे में सर्टेन हो कि उसमें एटलीस्ट एक पेयर तो है ब्लैक सॉक्स का। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स शी मस्ट पिक टू सर्टेन कि उसके अंदर एटलीस्ट
एक पेयर है ब्लैक सॉक्स का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको याद रखा है कि एक बॉक्स में 20 ब्लैक, 22 वाइट और 24 रेड सॉक्स हैं। इफ ए पर्सन ड्रॉ सॉक्स एट रैंडम वन बाय वन विदाउट लुकिंग, what is the minimum number of socks she must pick to be certain of having at least one pair of ब्लैक सॉक्स। मतलब एक पेयर ब्लैक सॉक्स का होना चाहिए। अब देखो ना, अगर आप 3 सॉक्स को पिक कर रहे हो, अब वो तो क्या हो सकता है कि मतलब सारी सिचुएशन है कि मान लो तीनों रेड ही आ गई, ठीक है, मान लो तीनों वाइट आ गई, तीनों ब्लैक, तीनों ब्लैक में हो सकता है कि एक पेयर बन जाए, बट आप सर्टेन तो नहीं हो ना, क्योंकि तीनों रेड आ गई या एक रेड एक वाइट एक ब्लैक आ गई, तो उसमें तो आप सर्टेन ही नहीं हो। क्योंकि आपके पास टोटल सॉक्स कितनी है, 20 प्लस 22 प्लस 24, बोले ये टोटल कितनी बन रही है, 66 आपके पास सॉक्स हैं। ठीक है, तो 3 सॉक्स को उठा के तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख रहे नहीं हो, कुछ भी आ सकता है। 4 भी उठाओगे उसमें भी कुछ नहीं आप कह सकते। अब देखो क्या है ना, अगर हम 44 मान के चलें, अब 44 में ये भी हो सकता है कि मान लो सारी ब्लैक और वाइट सारी जो है वो, मतलब चलो ब्लैक भी आ सकती हैं, बट हम एक्सट्रीम मान के चलें, मान लो सारी की सारी कौन सी आ गई आपकी, मान लो रेड और वाइट आ गई। जैसे रेड और वाइट मिला के कितनी है, 46। मतलब अगर आपने मान लो 46 सॉक्स निकाली, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि उसमें सारी रेड और वाइट ही हो सकती है ना, लेकिन मुझे तो ब्लैक चाहिए। लेकिन अगर मैं 48 सॉक्स को निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब कम से कम उसमें एक पेयर तो होगा ब्लैक सॉक्स का। मतलब द नंबर ऑफ सॉक्स शुड बी ग्रेटर देन द, मतलब इट शुड बी टू मोर देन दैट ऑफ द वाइट एंड रेड सॉक्स। मतलब तब आप सर्टेन हो। अगर मैंने 44 सॉक्स निकाली, तो उसमें क्या पता उसमें भी ब्लैक ना हो, 46 सॉक्स से ज्यादा निकालनी पड़ेंगे आपको, तब आप श्योर हो कि पक्का एक पेयर तो उसके अंदर ब्लैक का होगा ही होगा। क्योंकि मैंने 46, मान लो हम एक्सट्रीम मान के चल रहे हैं, देखो ना ऐसे तो मानने को तो आप कुछ ही मान लो, आपने पहली दो ही निकाली, पहले ही ब्लैक मिल गया, बट आप देख के नहीं निकाल रहे ना, अब बिना देखे निकाल रहे हो। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स शी मस्ट पिक टू बी सर्टेन ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, उसको 48 सॉक्स निकालनी पड़ेंगी, तब जाके वो श्योर है। क्योंकि उसमें से 46 होने को कुछ भी हो सकता है, होने को क्या पता उसके अंदर एटलीस्ट वन पेयर का मतलब कम से कम एक पेयर, क्या पता 48 के अंदर 2 पेयर भी हो, 3 पेयर भी हो, 4 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन पेयर। ठीक है, तो उसके लिए उसको कितनी सॉक्स निकालनी पड़ेंगी, 48। उसमें कम से कम तो उसको एक पेयर मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है वो अलग बात है। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। होने को तो ये भी हो सकता है कि 48 सॉक्स के अंदर मान लो उसको 10 पेयर ही मिल जाए, क्योंकि ब्लैक 20 है ना, क्या पता उसको 10 पेयर भी मिल जाए। ठीक है, बट वही है ना कि हमें तो कम से कम की, अगर वैसे हम जनरल बात करें तो आपने एक दो सॉक्स निकाली, दोनों ही ब्लैक आ गई, वो तो फिर आपको दो ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है ना, यू हैव टू कंसीडर एक्सट्रीम, कि अगर मैं कह रहा हूं मैं 2 सॉक्स निकाल रहा हूं, क्या मैं श्योर हूं कि वो दोनों ब्लैक हैं, नहीं। लेकिन अगर मैं 48 सॉक्स निकाल रहा हूं, मैं 100% श्योर हूं कि उसमें एक पेयर ब्लैक का होगा ही होगा। क्योंकि टोटल 66 में से 46 कौन सी हैं, व्हाइट और रेड। तो मेरे जो नंबर ऑफ सॉक्स मैंने निकाल लिया है, इट शुड बी ग्रेटर देन 46। ठीक है, देन आई एम 100% श्योर कि उसके अंदर एटलीस्ट एक पेयर तो है ही है। होने को 2 पेयर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन पेयर श्योर होने के लिए उसको 48 सॉक्स जो है वो निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक एक यूनिट्स प्लेस डिजिट है, इज हाफ द टेंस प्लेस डिजिट इन ए 2 डिजिट नंबर। जैसे 2 डिजिट का नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है कि जो पहले रखते हैं, जो बाद में रखते हैं, वो टेंस प्लेस होता है। ठीक है, जैसे इसको जब इस क्वेश्चन में आप जैसे जनरली मान के चल सकते हो कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो हाफ है टेंस प्लेस डिजिट का। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे कह रहा हूं 4 है, तो ये 2 है, तो 24 इज वन ऑफ द नंबर। वो क्या आपको बता रहा है कि जो जो डिजिट टेंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे उससे डिजिट हाफ है। ठीक है, इफ वी स्वैप द डिजिट्स,
द नंबर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 18। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्वैप कर दूं तो क्या नंबर हो गया? 42। ठीक है, तो डिजिट क्या होगी? अब देखो ना, इसमें डिफरेंस आ गया 18 का। इसका मतलब स्वैप करने के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा आपका? 42। उसने क्या लिखा? द यूनिट्स प्लेस डिजिट इज हाफ द टेंस प्लेस डिजिट इन ए टू डिजिट नंबर। अगर हम डिजिट्स को स्वैप करें, मतलब आगे वाली, मतलब जो टेंस प्लेस पे है उसको मैं यूनिट्स प्लेस पे ले आता हूं, जो यूनिट प्लेस पे है उसको मैं टेन प्लेस पे ले आता हूं, तो नंबर आपका कितना आ रहा है? 42। ठीक है, हमें ये नंबर बताना था जो डिजिट स्वैप करने के बाद आ रहा है। अब इसमें ये ना होना कि आप 24 लगाओ, हमें वो नंबर बताना था जो स्वैप करने के बाद आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 42। फिर एक क्वेश्चन ये आया, if there is an increase of 30% in the number of people coming to a theater after reducing the entry fee by 25% per person। जैसे मान लो कि आपने पहले जो भी एंट्री फीस थी उसकी फीस को आपने 25% कम कर दिया, तो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल थे वो 30% बढ़ गए। हाउ मच चेंज इज एक्सपेक्टेड इन द टोटल अर्निंग्स, कि जो टोटल अर्निंग होगी वो 2.5% इंक्रीज करेंगी, 2.5% डिक्रीज करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 7.5% इंक्रीज करेंगी। 25% एंट्री फीस रिड्यूस करने के बाद जो नंबर ऑफ पीपल है वो 30% इंक्रीज हो गए। तो आप बताओ कि क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अर्निंग्स के अंदर? तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप एक बार ठीक कर लेना इसको। तो मतलब हमारा जो नंबर है वो, द यूनिट्स, क्योंकि एन ही बताना था ना, द यूनिट्स प्लेस डिजिट इज हाफ द टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो मतलब कि जैसे ये जो टू डिजिट नंबर है, ठीक है, इसमें मतलब पहला नंबर कौन सा होता है? जो द यूनिट्स प्लेस डिजिट इज हाफ द टेंस प्लेस डिजिट, मतलब ये टेन प्लेस डिजिट होगी ना, और ये यूनिट्स प्लेस डिजिट होगी। ठीक है, तो ये 42 होगा, और अगर हम इसको स्वैप कर दे तो नंबर 24 आएगा। ठीक है, तो इट इज रिड्यूस्ड बाय 18। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भाई शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा आपको बता दिया इस हिसाब से, क्योंकि यही एन है ना, तो उसके हिसाब से आंसर 42। क्योंकि 40 नंबर ये आ रहा है ना, ये कौन सा होगा आपका? टेंस प्लेस डिजिट, और ये क्या होगा? यूनिट्स प्लेस डिजिट। ठीक है, जो पहला नंबर है वो हमारा टेंस प्लेस डिजिट है, और जो दूसरा नंबर है वो हमारा यूनिट्स प्लेस डिजिट है। टेंस प्लेस डिजिट और दिस विल बी यूनिट्स प्लेस डिजिट। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? देर इज एन इंक्रीज ऑफ 30% in the number of people coming to theater after reducing the entry fee by 25% per person। अब जैसे मान लो, मैं मान लेता हूँ कि पहले 100 लोग आ रहे थे, ठीक है, और 1 रुपया टिकट का रेट था। ठीक है, तो कितने रुपए टोटल अर्निंग हो रही थी? 100 रुपीज की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 30% इंक्रीज हो गए, मतलब 100 की जगह 130 लोग हो गए, लेकिन टिकट का रेट मैंने 25% डिक्रीज करा, मतलब मेरी टिकट का रेट अब कितना है? 0.75 रुपीज। ठीक है, तो 130 इंटू 75/100। अब देखो ये कितना आएगा? ये आ गया आपका 325, 3 75 4, मतलब इट हैज टू बी 390/4, मतलब 390/4, और 390/4 कितना आ रहा है? 97.5। 390 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है? 97.5। जब 100 लोग आ रहे थे और 1 रुपया टिकट थी तो 100 रुपये कमाई हो रही थी। अब लोग तो बढ़ गए, लेकिन टिकट का रेट आपने बढ़ा दिया, लेकिन आपकी जो इनकम है वो भी कम होगी। नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए,
बट बिकॉज यू हैव रिड्यूस द टिकट फी बाय 25%। ठीक है, तो पहले अर्निंग 100 रुपये हो रही थी, अब 30 लोग बढ़ने के बाद और 25% रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो 97.5 आ रही है, तो 2.5% क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आया, इन द ईयर 2024। ठीक है, जैसे यहां पर ना एक आपको पाई चार्ट दे रखा है, इन द ईयर 24 द नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेस्ड वाज डबल दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो यहां पर मैथ के स्टूडेंट है, जैसे ये पाई चार्ट दिख रहा है, इसमें मैथ के स्टूडेंट है ये 7% है। ठीक है, और 24 में है 9%। लेकिन वो कह रहा है कि जितने स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट हु गॉट प्लेस्ड वाज द डबल दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि वो डबल हो गए जो प्रीवियस ईयर से थे। ठीक है, तो इधर 7% थे, इधर 9% है। मतलब कि जो 23 में, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल नंबर नहीं पता है स्टूडेंट्स का कितना है, इसका जो 7% था टोटल का, और इधर जो 9% है टोटल का, वो क्या कर रहा है कि इससे डबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ लाइफ साइंस स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द ईयर 24। पहले 44% थे, अब कितने हैं, 43% है। मतलब वो कह रहा है कि जो 7% 23 में था, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता है कि 23 में टोटल स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए हैं, 24 में कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो 7% जो था यहां पर, और वो जो भी नंबर था टोटल का, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, और जो 24 में जो 9% आ रहा है ऑफ नंबर, वो इसका डबल है। वो इसका क्या आपका, मतलब इट इज द डबल दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो वो कह रहे कि इनमें से कौन सी परसेंटेज क्लोजेस्ट होगी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, तो कौन सी परसेंटेज क्लोजेस्ट होगी, दैट विल बी चेंज इन द नंबर ऑफ लाइफ साइंस स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ईयर 24। देखो इसको आप पता है आपको कैसे करना है। मान लो आपने कह दिया कि जैसे अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता नहीं है, ठीक है, जैसे आपने चलो मान लिया कि अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसका, उसमें से सेवन, सेवन जो स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे थे आउट ऑफ 100 इन द ईयर 2023। ठीक है, हम वैसे ही मान के चल रहे हैं एक नंबर। अब वो कह रहा है कि जो 9% है ऑफ टोटल, वो इसका डबल है। अब जैसे मान लो आपने कह दिया इसका डबल कितना हो गया, 14 स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 7 स्टूडेंट 23 में प्लेस हुए थे तो उससे डबल प्लेस हुए 24 में, और वो 9% है, 9% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां से ना मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं जो 24 के अंदर, क्योंकि एज कंपेयर टू 100, अगर 100 थे तो यहां पर टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे जो 24 में प्लेस हुए हैं, तो 9% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट शुड बी इक्वल टू 14। अब देखो ये ना मैंने सिर्फ एज्यूम करा है कि 7 स्टूडेंट प्लेस हुए थे 100 में से, ठीक है, इन 23, और 9% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट शुड बी इक्वल टू 14। जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं, तो 9/100 इंटू एन टी इज इक्वल टू 14। अब ये एन टी कितना आएगा, इट शुड बी 14 इंटू 100/9। मतलब यहां पर हम ये एक नंबर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो 1400/9 देखते हैं कितना आता है, 1400/9। तो अगर मैं 1400 डिवाइडेड बाय 9 निकाल लूं तो ये आ रहा है मेरे पास 155। मतलब अप्रोक्सीमेटली 155 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जो मेरा यहां पे तो मैंने 100 ही माने। ठीक है, 100 में से 7 मैथ्स के थे। ठीक है, अगर मैं 9% मान के चल रहा हूं, 9% जो है टोटल का, अगर वो 14 है, क्योंकि हमें 7 का डबल करना था, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 155 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं। अब अगर 23 में, इसका मतलब लाइफ साइंस के स्टूडेंट थे 44,
क्योंकि 100 का 44% 44 होगा। अब मैंने ये देखना है कि 43% ऑफ 155 क्या होगा। 43% ऑफ 155, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 43 इंटू 155 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 66 स्टूडेंट्स। कितने आ रहे हैं? 66। मतलब अगर 44 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे 23 में, तो 66 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 24 में। तो ये कितने परसेंट मतलब इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज वाली ऑप्शन तो खत्म होगी। अब ये इंक्रीज कितना है? 66 माइनस 44, मतलब जो भी चेंज आया बाय इनिशियल नंबर, मतलब जो भी नंबर 24 में आया माइनस 23 में जो नंबर आया बाय नंबर जो 23 में था, तो 22/44 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है? इट कम्स आउट टू बी इंक्रीज बाय 50%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। सो द राइट आंसर विल बी बी, कि जो नंबर है वो 50% से क्या करेगा आपका? इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ना हमें नंबर नहीं दे रखा था स्टूडेंट्स का, तो हमें मान के चलना पड़ा कि हमने यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स मान लिए। हम अगर 100 का 7, तो चलो 7% है। उसने कहा कि 2024 में डबल हो गए। हमने ये देखा कि अगर मैं 14 जो है, 9% किस नंबर का 14 आता है, तो वो नंबर कितना था आपका? दैट वॉज 155। इससे मुझे पता लग गया कि जो मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये मान लिए, अब मुझे पता है कि 44% 100 का 44 होता है। 155 का मैंने 43% निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 66। तो कितना चेंज आया? 22। तो 22/44 इंटू 100, तो इंक्रीज बाय 50%। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आया, सपोज द वर्ड्स गेट, फास्ट, सैंड एंड रीड can be written in numbers as 2938692107985917, but not necessarily in that order. The positions of the letters and the corresponding digits are the same. Then the word negate will be written as. आप बताओ कि इस वर्ड को हम क्या लिखेंगे? जैसे हमें ये चार अ, मतलब वर्ड्स दे रखे हैं, उनकी डिजिट्स बता रखी हैं, और मेरे से पूछ रहा है कि इस वर्ड को मैं क्या लिखूंगा। तो करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। जैसे चार वर्ड्स हैं और चार नंबर दे रखे हैं, ठीक है, बट वो ऑर्डर नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर कौन से वर्ड के लिए है। ठीक है, और मुझे निगेट के बारे में बताना है। अब आप देखो ना, आप जैसे आपके पास चार नंबर हैं, क्या क्या है? 2938, एक नंबर क्या है? 69, एक नंबर है 2938, एक नंबर आपके पास 6921, एक नंबर है 0798, एक नंबर है 5917। अब देखो ना, जैसे आपके पास चार है, देखो इसमें ए सेकंड पोजीशन पे है, इसमें फास्ट में भी ए सेकंड पोजीशन पे है, सैंड में भी ए सेकंड पोजीशन पे है, और रीड में ए जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप देखो ना कि आउट ऑफ 4 नंबर्स, ए के लिए तो आप एक ही नंबर दोगे। इसका मतलब 9 जो है वो सेकंड पोजीशन पे 3 नंबर पे है, और थर्ड पोजीशन पे एक ही नंबर में है। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि ए 9 है। ए क्या आपका? 9। ठीक है, ए क्या होना चाहिए? 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, इससे आपको ये पता लग गया कि जो 0798 है, इसका मतलब वो क्या आपका? इट हैज टू बी ए रीड। ठीक है, मतलब आर के लिए मैं 0 यूज कर रहा हूं, ई के लिए 7, ए के लिए 9, डी के लिए 8। ठीक है, अब देखो इसमें सैंड में डी लास्ट में है, तो डी के लिए 8 नंबर है, इसका मतलब ये सैंड हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता लगे ना मैं डी के लिए 8 नंबर यूज कर रहा हूं। ठीक है, और जैसे आपके पास क्या नंबर है? 0798, 7 मैं ई के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 7 है, इसका मतलब वो गेट है, और एक ही नंबर बचा, फिर वो कौन सा बच गया आपका? फास्ट। ठीक है, अब आपको सिंपली कहते हैं निगेट में फोर्थ पोजीशन पे ए है, तो फोर्थ पोजीशन पे मेरा 9 आना चाहिए। कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। अब फोर्थ पोजीशन पे 9 इसमें है, इसमें तो फिफ्थ पोजीशन पे है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी है। ठीक है, अब एन के लिए क्या होगा? एन किस में था? एन के लिए नंबर होना चाहिए 3, सैंड, N3। बस यही आंसर होने का, कि नहीं?
आया कि नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया बताओ। आप देखो ना, ए जो है, गेट फास्ट सैंड, इसमें ए सेकंड नंबर पे है और रीड में ए थर्ड नंबर पे है। मतलब आपके पास जो चार नंबर गिवन है ना, उसमें आप ये देखो कि तीन नंबर में सेकंड पोजीशन पे नाइन है। इसका मतलब ए पक्का नाइन है, और थर्ड पोजीशन पे नाइन है चौथे वर्ड के अंदर। तो इसका मतलब जिसमें ए थर्ड पोजीशन पे है वो जीरो, कौन सा नंबर है, 0798। वो कौन सा नंबर आपका रीड है वो। अब रीड से मुझे क्या पता लग गया, डी के लिए मैं एट यूज कर रहा हूं, तो जिस नंबर के लास्ट में एट है मतलब वो सैंड हो गया। ठीक है। और क्या आपके पास, ई के लिए मैं सेवन यूज कर रहा हूं, तो जिस नंबर में गेट, जिसके नंबर में लास्ट में सेवन है वो गेट है, और चौथा नंबर फास्ट है। क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं दे रखे ना उसने आपको, आपको अपने हिसाब से ही जज करना था। यही तो उसने लिखा ना, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। मतलब जो जो उसने वर्ड्स लिखे हैं और जो नंबर्स लिखे हैं वो ऑर्डर में नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि 2938 गेट के लिए है, तो वो तो आपको जज करना था क्योंकि ऑर्डर में नहीं था ना। इसलिए आपको जो पोजीशन ऑफ लेटर थी और जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है उसको आपने लिंक करना था। आया समझ में ये? देखो मैं वही बता रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन का अपना अपना होता है। क्या पता उसने ऑर्डर में दिया होता तब आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखो इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। और ये ऐसे नहीं डेवलप होता कि मैं एक क्वेश्चन करा दूं, इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे मेरे को भी करना है तो मेरा दिमाग चलना चाहिए कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, कि मुझे सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकालना है। इसको बोलते हैं हम, ये होती है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये आसान भी होती है, मीडियम भी होती है, मुश्किल भी होती है। मतलब वो आप चाहे जितने भी लेवल का क्वेश्चन बना लो। अब ये क्वेश्चन को हम इजी काउंट करेंगे। बात तो वही है ना कि आप उस चीज को पिक कर पा रहे हो कि नहीं, कि जो वो आपसे पूछना चाह रहा है आप उस चीज को पिक कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप उसको पिक कर रहे हो तो इसका मतलब सही है। आया समझ में ये? ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा, जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए जो LR हो गया, थोड़ी सी रीजनिंग होगी, और आप उन क्वेश्चन को कर लोगे तो आप, मतलब आपको क्या होता है ना, पता लगता है कि हाउ टू अप्रोच। ठीक है। दुनिया मतलब क्वेश्चंस की तो इसमें कोई कमी नहीं होती है, बट आपको अप्रोच पता लग जाती है कि कैसे हमने उसको अप्रोच करना। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया, सचिन सीज वन फोर्थ ऑफ हिज बॉडी हाइट। मतलब जब उसको, वो वन फोर्थ ऑफ बॉडी देख रहा है, वैन ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कहता है जब वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है तब उसको अपनी हाइट का वन फोर्थ दिख रहा है। ठीक है। हाउ मच ऑफ द बॉडी विल ही सी इफ ही स्टेप्स बैक एंड स्टैंड्स 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पहले वो मिरर के 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, तो उसको अपनी बॉडी का वन फोर्थ दिख रहा है। अब वो 20 की जगह 40 सेंटीमीटर दूर चला गया, तो उसको अपनी बॉडी का कितना वो दिखेगा। सेम ऑप्शन बी। ठीक है। तो इसमें उसको क्या होता है, मतलब ये आपको याद भी रखना होता है, उसको वन फोर्थ ही दिखेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, ये कितना बॉडी का पार्ट, मतलब कितना दिखता है वो ना मिरर की हाइट पे डिपेंड करता है। तो आप मिरर की को तो चेंज नहीं कर रहे ना, आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो। ठीक है। तो इससे चाहे वो 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है चाहे 40 सेंटीमीटर, उसको वन फोर्थ ही दिखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वन फोर्थ। ठीक है। क्योंकि ये डिसाइड करता है मिरर की जो कितनी हाइट है। ठीक है ना। जैसे ये भी आप वैसे एक देखना, अगर मान लो आपको अपनी पूरी हाइट देखनी है तो मिनिमम मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आप छोटा मिरर देखते हो, उसमें आपको पूरी हाइट थोड़ा दिख रही है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, कि आपको अपनी पूरी हाइट दिखे। ठीक है। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। तो क्या होता है कि मतलब डिस्टेंस आप चाहे बढ़ा भी रहे हो, दैट विल नॉट बी गोइंग टू अफेक्ट द
कि आपको कितना बॉडी दिख रहा है। इफ यू आर स्टैंडिंग 20 सेंटीमीटर अवे, तब भी आपको 1/4 दिख रहा है, तो 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हमें हाइट ऑफ मिरर नहीं बता रखी है। ठीक है, तो आप ये देखना, अगर ये तो मतलब इसमें हमें मिरर की हाइट नहीं बता रखी, मतलब जो मिरर है हमें सिर्फ 1/4 दिख रहा है। अगर मुझे पूरी बॉडी देखनी है, तो मिनिमम हाइट जो है मिरर की कितनी होनी चाहिए कि आपकी हाइट पूरी दिखाई दे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया था, द फॉलोइंग बस शेड्यूल इज सीन एट ए बस स्टॉप लोकेटेड समवेयर इन बिटवीन टाउन ए एंड बी। जैसे एक टाउन ए है, एक टाउन बी है, ठीक है, उसके बीच में एक बस स्टॉप है, ठीक है, जहां पे भी स्टॉप है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि टाउन ए के लिए, जैसे मान लो कि टाउन ए के लिए 10, पहली जैसे 0010 पे आ रही है, उसके 20 मिनट्स के बाद आ रही है, मतलब टाउन ए में जो बस आएगी, और मतलब टाउन ए 10 देन एवरी 20 मिनट्स, और टाउन बी 15 देन एवरी 20 मिनट्स। जैसे पहले अगर 10 पे आई, तो उसके 20 मिनट्स का मतलब, उसके 20 मिनट्स के बाद मतलब 30 पे आएगी। ठीक है, और उसके और 20 मिनट्स के बाद मतलब 50 पे आएगी। यही होगा ना 20 मिनट्स। इधर अगर 15 है, तो उसके कितनी देर बाद आएगी, 35 पे, और उसके बाद आएगी 55 पे। द फॉलोइंग बस शेड्यूल इज सीन एट ए बस स्टॉप लोकेटेड समवेयर इन बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। मतलब टाउन ए के लिए जो बस आएगी वो आपका 10, 30, 50, मतलब ऐसा, इसको तो मतलब ऐसे अपोजिट भी मानने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब आप एक जगह पे खड़े हो, वो डिपेंड कर, वो ऐसा भी हो सकता है ना कि टाउन ए के लिए आप अलग तरफ जा रहे हो, टाउन बी के लिए अलग तरफ जा रहे हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, ए और बी के बीच की बात नहीं हो रही है, तो वो कहीं पे भी खड़ा है। ठीक है, तो वैसे इसने लिखा हुआ कि बस स्टॉप लोकेटेड समवेयर इन बिटवीन टाउन ए एंड बी। हाँ, तो फिर हमें मान के चलना पड़ेगा कि इधर ए है, मान लो इधर बी है। ठीक है, अब या तो ट्रेन ए से बी की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये उसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो कहीं पे इन बिटवीन किसी भी स्टेशन पे आगे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर यहाँ पर उसको टाइमिंग का उसने रूटीन देखा कि 10, उसके 20 20 मिनट बाद आएगी। ठीक है, और टाउन बी के लिए 15, 35, 55 मिनट्स। इफ ए पर्सन अराइव्स एट द बस स्टॉप एट रैंडम टाइम, मतलब वो किसी भी टाइम पे आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नेक्स्ट बस है वो टाउन बी के लिए होगी, क्योंकि अब रैंडमली आया, आने के लिए तो बस जो है वो मतलब ए के लिए भी आ सकती है, बी के लिए भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन उसको तो कहां पर जाना है, बी जाना है। तो आप बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नेक्स्ट बस जो है वो टाउन बी के लिए होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे आप, जैसे ये तो हमें चलो कंसीडर ही करना पड़ेगा। मान लो वो, हम ये वाली जैसे एक टाइम विंडो लेके चल रहे हैं कि 10 और 30 के बीच में। ठीक है, अब देखो मान लो वो 10 मिनट पे जब आया, ठीक है, अब उसको पता है कि इसके 5 मिनट के बाद टाउन बी के लिए आनी है बस। ये अब हमें ये मान के चलना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमें टाइम तो दे नहीं रखा वो किस टाइम पे आया है, ये हम कंसीडर ही करके चल रहे हैं। तो अब उसको पता है अगर वो इस टाइम पे आया, ठीक है, या मतलब इससे थोड़ा सा 1 मिनट बाद आया, ठीक है, तो उसको पता है कि क्योंकि हमें बस चाहिए टाउन बी के लिए, और हम ये 10 से 30 वाले के बीच का टाइम मान के चल रहे हैं। अब 10 से 30 वाले के बीच का टाइम मानने का मतलब क्या है, उसको पता है कि जो बस है टाउन बी के लिए, ठीक है, वो 5 मिनट के बाद आएगी। ठीक है ना, क्योंकि टाउन बी के लिए जो बस है वो आएगी 15 पे, 5 मिनट के बाद यही आएगी। और उसके 15 मिनट के बाद बस किसके लिए आएगी, ए के लिए, क्योंकि आप ये टाइम फ्रेम मान के चल रहे हो ना, क्योंकि 10, अब वो ना हमें उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रखा कि किस टाइम पे वो आया, क्योंकि वो कह रहा है कि इफ ए पर्सन अराइव्स एट दिस बस स्टॉप एट सम रैंडम टाइम, हम ये मान के चल रहे हैं मे बी वो, जैसे मे बी 10 मिनट या उसके थोड़ा सा बाद आया है, तो 10 मिनट हम मान के चल रहे हैं, तो उसके 5 मिनट के बाद
टाउन बी के लिए आएगी, ठीक है, और उसके 15 मिनट के लिए बाद ए के लिए आएगी, ठीक है। इफ ए पर्सन अराइव्स एट दिस बस स्टॉप एट सम रैंडम टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट बस इज फॉर टाउन बी। अब इसमें उन्होंने जो एक्सप्लेन कर रखा है यही कि जैसे 5 मिनट के बाद तो टाउन बी के लिए आ जाएगी, ठीक है, और टोटल हम टाइम विंडो हमने कितनी एज्यूम करी थी, 20 मिनट। तो उसका आंसर दे रखा है 1/4। अगर वो टाउन ए के लिए पूछता तब आपका आंसर होता, तब हम टाइम विंडो कितनी मान के चलते, कितनी मान के चलते, क्योंकि इसके जाने के कितने मिनट के बाद टाउन ए के लिए बस आएगी, 15। तो 15/20, तो वो कितना आ रहा है, 3/4। क्योंकि वही होता है ना, प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 आना चाहिए। जैसे 1/4, 3/4, ये 1 आएगा। तो अगर टाउन बी के लिए उसने, अब इसको ना थोड़ा उसने मिनट्स के हिसाब से कर रखा है कि टोटल जो विंडो है, और जैसे स्टार्टिंग में बस जैसे इसके बी से जाने के, बी से मतलब बी के लिए जब आई, उसके कितने मिनट के बाद बस जा रही है, बस आएगी ए के लिए, तो वो उसके 15 मिनट के बाद आएगी। तो उसने उसको 15/20 कर रखा है, ठीक है। थोड़ा सा वही है ना, थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइम तो हमें पता नहीं है वो किस टाइम पे आया है, क्या पता आने को तो ये भी हो सकता है ना कि वो 15 पे ही आया, उसी टाइम बस आ गई। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है ना कि हम श्योर नहीं है, ठीक है। या जैसे हम कुछ और एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम और कोई टाइम विंडो मान के चल लेते हैं, जैसे हमने मान लो, अब वही बात है, अगर आप अ, अब मान लो आप चलो 15 और 35 वाली विंडो मानो, जस्ट एज्यूम करते हैं कि 15 और 35 वाली, ठीक है। अब 15 के, अब 15 के कंपैरिजन में, जैसे 15 पे तो टाउन बी, इसके कितने मिनट के बाद टाउन ए के लिए आएगी, देखो ना, 10 के 20 मिनट के बाद, ठीक है, और 15 अगर है तो उसके 35 पे। अब इस हिसाब से अगर आप 15 मिनट पे स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप ये टाइम विंडो मान के चल रहे हो, तो आपको पता है कि 15 के 15 मिनट के बाद किसके लिए आएगी, ए के लिए, क्योंकि 30 मिनट्स पे ही आएगी ना ए के लिए, वैसे भी हमने लिखा है। तो ये तो 15 मिनट हो गए। उसके बाद बी, बी के लिए उसके कितने मिनट के बाद आएगी, 5 मिनट के लिए। तो इसको ये अलग काउंट कर रहा है, इसको ये अलग काउंट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक के बाद दूसरे को कितने मिनट लग रहे हैं उसको काउंट कर रहा है, स्टार्टिंग से काउंट नहीं कर रहा। स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो वो 20/20 हो गया। अगर आप 15 से 35 मान रहे हो, तो आपको पता है ना 30 मिनट पे तो टाउन किसके लिए आएगी, ए के लिए। 30 के कितने मिनट के बाद टाउन बी के लिए आ रही है, 5 मिनट। तो 5/20, तो वो फिर वो 1/4 आ गया। तो आप ऐसे कोई भी टाइम विंडो लेके चल सकते हो। तो आपने ये देखना है कि एक बस, मतलब आपने दोनों बसों का अलग अलग टाइम देखना है कि 20 मिनट में जो टोटल है, जैसे इसमें 5 मिनट पहले आए थे, 15 बाद में आए थे। अगर मैं ये टाइम फ्रेम मान के चल रहा हूं, तो इसमें 15 मिनट पहले आ रहे हैं, 5 मिनट बाद में आ रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है, वो जो भी टाइम फ्रेम है उसको आपने 20 से डिवाइड करना है, तो तब भी 1/4 आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें ना एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं बता रहा, अगर थोड़ा एग्जैक्ट टाइम बताया होता ना वो किस टाइम पे आया है, फिर शायद थोड़ा सी सिचुएशन अलग होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बोरोड ₹2500 फॉर 2 years। उसने कितने रुपीज बोरो करे, 2500 फॉर 2 years, एंड ₹2000 फॉर 3 years, विद द सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स आपका सेम है। इफ यू पेड ₹550 एज इंटरेस्ट, देन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज, ठीक है। एक पर्सन ने 2500 बोरो करे कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, और ₹2000 फॉर 3 years, विद द सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो बताओ कि टोटल, अगर उसने 550 इंटरेस्ट दिया तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था।
तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है। अब दो, एक तो अमाउंट उसने 2500 ली थी 2 ईयर्स के लिए, और एक ली थी 2000 फॉर 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो कितना उसने पे करा है? 550। ठीक है। 550 शुड बी इक्वल टू द, जैसे एक तो इंटरेस्ट इसके ऊपर 2500 इंटू आर, टाइम कितना है यहाँ पर 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100, प्लस 2000 इंटू आर इंटू 3/100, यही होना चाहिए। 2000 इंटू आर इंटू 3/100, तो 550 शुड बी इक्वल टू, ये कितना हो गया? भाई ये तो आप कैंसिल ही कर दो, इधर से ये भी कैंसिल ही कर दो, तो ये 50 आर हो गया प्लस 60 आर। तो 550 किसके इक्वल आ गया? 110 आर। तो आर यहां से क्या आ रहा है? 5%। तो आंसर क्या होगा आपका? 5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑडिटोरियम है जिसमें 8 सीट्स हैं। एन ऑडिटोरियम हैज 8 सीट्स इन द फर्स्ट रो, विद एवरी फॉलोइंग रो हैविंग 4 मोर सीट्स। जैसे फर्स्ट रो में अगर 8 सीट है, तो एवरी फॉलोइंग रो के अंदर 4 सीट ज्यादा है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 416 ऑडिटोरियम की। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज नीडेड टू सीट 150 पीपल। ठीक है। जो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, जैसे आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे पहले में 8 हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगली रो में 4 ज्यादा सीट है, ठीक है, तो 12। मतलब मेरे को ना 150 पीपल को बिठाना है। ठीक है। जैसे पहली 2 रो में 20 लोग बैठ गए, फिर हम और, क्योंकि हर बारी 4 सीट ऐड होती जा रही हैं, तो अगली में कितनी होगी? 16। उससे अगली में 20, उससे अगली में 24, 28। ठीक है। उससे अगली में 32। अब मैं देखता हूं कहां पर 150 से ज्यादा नंबर बन रहा है। 8 + 12 20, 36 56, 80, 80 + 28 हो गया 108, 140। मतलब 140 और आपका 36 कितना हो जाएगा? 176। मतलब इतनी रोज मुझे चाहिए होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि 8 रोज में, मतलब 7 रोज में तो 140 पीपल ही बैठ पाएंगे, बट मेरे को क्योंकि 150 पीपल को बिठाना है, तो वो 8 रोज आ रही हैं आपकी। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आया कि रेस्टोरेंट ABCD हैव द फॉलोइंग ऑफर्स। जैसे उसने कुछ ऑफर लगा रखे हैं। एक ने लिखा कि एक मॉकटेल फ्री है फॉर एवरी 2 परचेस्ड। जैसे अगर आपने 2 मॉकटेल ली तो एक मॉकटेल फ्री है। दूसरे ने कहा कि एक मॉकटेल फ्री है फॉर एवरी 3 परचेस्ड। एक फ्री है अगर आप 3 खरीदोगे तो। ठीक है। एक ने कहा कि 2 फ्री हैं अगर आप 6 खरीदोगे, और एक ने 30% डिस्काउंट दिया ईच मॉकटेल पे। इफ ऑल द रेस्टोरेंट्स हैव द सेम मार्क्ड प्राइस फॉर ईच मॉकटेल, इन विच रेस्टोरेंट वुड यू पे द लीस्ट इफ यू ड्रैंक 8 मॉकटेल। अगर आपने 8 मॉकटेल पी, तो कौन से रेस्टोरेंट में आप सबसे कम पे करोगे? जैसे इसको भी देखो ना, हम वही थोड़ा सा एज्यूम करके चल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे मान लो चलो एक मॉकटेल 100 रुपए की है, ठीक है, पहले ऑफर के हिसाब से, पहले ऑफर के हिसाब से 2+1 है, 2+1। ठीक है। अब टोटल 8 मॉकटेल करनी है, तो 2+1, फिर आपने एक और 2+1। ठीक है। फिर उसके बाद आपको, क्योंकि 8 ड्रिंक करनी है ना, 1 मॉकटेल फ्री फॉर एवरी 2 परचेस्ड। इसमें फिर आपको 2 और खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको 8 तक पहुंचना है, चलो वो एटलीस्ट पे द लीस्ट इफ यू ड्रिंक 8। भले इसमें तो इसको 6 के लिए पे करना पड़ेगा, अगर 8 पीनी है तो मतलब 600 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। अगर एक फ्री है फॉर एवरी 3 परचेस्ड, तो 3 परचेज कर रहा है तो एक फ्री मिल रही है। अब 8 के लिए उसको कितनी परचेज करनी पड़ेंगी? 6। तब भी 600 रुपये ही लग रहे हैं।
अगर दो फ्री हैं एवरेज 6 के लिए तब भी 600, इनमें तो इन तीनों में तो सेम अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर 30% डिस्काउंट है, अगर आपने कह दिया 100 रुपए की है, 30% डिस्काउंट का मतलब आपको 70 रुपए की मिल रही है, और आपने 8 पीनी है, 70 × 8 कितना हो गया, 560। तो सबसे कम उसको डी में पे करना पड़ेगा। बाकी ऑफर सब में उसको 600 ही पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे कम उसको पे करना पड़ेगा जिसमें 30% डिस्काउंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए टैप mixes hot water and cold water in a ratio that depends linearly on the proportion of opening. Water out of the top, water out of the tap has a temperature, टैप होगा यहाँ पे, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है जब आप टैप को हाफ ओपन करते हो। जब आपने हाफ ओपन करा तो टेम्परेचर कितना है, पानी का 40 डिग्री सेल्सियस। जब आपने 3/4 ओपन करा, ठीक है, इसका मतलब तो 50% ओपन करा, इसका मतलब आपने उसको 75% ओपन करा, तो टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर 50 डिग्री चाहिए तो टैप शुड बी, क्योंकि दोनों मिक्स हो के आ रहे हैं ना, जैसे होता है ना आप टैप्स में देखते हो कि आप उसको कितना, अगर हाफ ओपन कर रहे हो तो 40 आ रहा है, अगर 3/4 ओपन कर रहे हो तो 30 आ रहा है, मतलब मुझे हाफ से कम ओपन करनी पड़ेगी ना, तो कितनी होनी चाहिए वो, इट शुड बी 1/4, ताकि टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर होना चाहिए 1/4 ओपन। ठीक है। 1/4 ओपन होगा तो आपका कितना आएगा, मतलब 25% ओपन, 25% है तो 50 है, 50 है तो 40 है, 75 है तो 30 है, तो हमें 50 डिग्री के लिए उसको 25% ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू वेन आई बिकेम योर फादर। वो कह रहा है कि अभी जो उसकी एज है, मेरी इतनी एज थी व्हेन आई बिकेम फादर। इफ द करंट एज ऑफ फादर इज 52 ईयर्स, द एज ऑफ द सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। मतलब इसमें क्या है ना, सिंपली आपको पता है कि अगर सन की एज अगर हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फादर की एज 2x होगी, क्योंकि भाई है ना कि वो कह रहा है कि मेरी, मतलब आई वॉज एज ओल्ड एज यू, जितनी आज सन की एज है उतनी एज वो कह रहा है कि मेरी थी जब मैं फादर बना था, तो मतलब x+x हो गया, वो 2x हो गया। अगर करंट एज फादर की 52 ईयर्स है, तो इसका मतलब 2x = 52 है, तो x कितना है, 26। तो एज ऑफ सन 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी, तो इट हैज टू बी 36 ईयर्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यह था, द फॉलोइंग टर्नरी फिगर, जैसे एक टर्नरी फिगर है, इट शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ABC in exam of 100 marks. Here C received 10 marks in physics, 50 marks in chemistry and 40 marks in mathematics. अब देखो इसको हमें कैसे स्टडी करना है, सी की बात हो रही है। अब एक लाइन जो है ना वो आप ड्रॉ कर दो यहां पे, ये कौन से मार्क्स हो गए, फिजिक्स के। फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं, 10। ठीक है। फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स के लिए आपको इस लाइन को यहां पे लेके जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हो गए, 50। ठीक है। और मैथ्स के मार्क्स के लिए इस लाइन को मुझे यहां पे लेके आना पड़ेगा, तो मैथ्स के मार्क्स कितने हैं यहां पर, 40। ठीक है। अब मेरे को बाकियों के देखने हैं। अब जैसे ए के अगर हम देखें, ठीक है, ये तो चलो हमने इसका देख लिया, अब जैसे हम ए के देखते हैं और बी के एक बार लिख लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे ए का अगर हम देखें तो एक लाइन तो इधर जाएगी, ठीक है, जैसे फिजिक्स में इसके भी मार्क्स कितने हैं, 10, एक लाइन यहां जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में 10 है, सॉरी उधर लेके जाना है हमें से, एक लाइन को हमें, जैसे हम उसको इधर लेके गए थे, इसको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, और एक लाइन हम ये वाली लेके जाएंगे पूरी। तो इसके फिजिक्स में तो 10 ही आ रहे हैं, मैथ्स में कितने आ रहे हैं, 80, और केमिस्ट्री में भी कितने आ रहे हैं, 10।
10 ही आएंगे, कुछ और आएगा? तो इन्होंने थोड़ा सा डायग्राम, ये तो चलो यही बन रहा है। ये लाइन को मैंने आपको कहा था यहाँ लेके जाओ, और इस लाइन को आप ऐसे ऊपर लेके जाओ, 10 ही बनेंगे। बी की बात करें तो फिजिक्स में 40, और एक लाइन अगर मैं इधर लेके आ रहा हूं, एक लाइन मेरे को इधर लेके जानी है, और एक लाइन जो है मुझे इधर लेके आनी है। तो जो बी है उसके फिजिक्स में 40 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 20, और मैथ्स में उसके कितने बन रहे हैं? 40। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए के जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री में ज्यादा है सी से। ए एज मार्क्स इन केमिस्ट्री आर मोर देन सीज मार्क्स इन फिजिक्स। ए के मार्क केमिस्ट्री में कितने हैं? ये हमने ए का लिखा था ना, ये ए का है, ये बी का है, और वो सी का है। ए के मार्क कितने हैं केमिस्ट्री में? 10। और सी के मार्क फिजिक्स में कितने हैं? तो ये तो इक्वल हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। बी हैज स्कोर्ड इक्वल इन मैथ्स एंड फिजिक्स। बी के मैथ्स में 40 हैं, फिजिक्स में 40 हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। ए हैज स्कोर्ड 20 इन केमिस्ट्री। ए की केमिस्ट्री में 10 हैं। ए हैज स्कोर्ड 80 इन केमिस्ट्री, 10 है, तो ये भी गलत है, तो बी आंसर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? बी। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन आया था, विद ए सर्टेन सेट ऑफ डायमीटर्स। ठीक है, कुछ सर्टेन सेट ऑफ डायमीटर है। ए ट्रैक्टर फ्रंट व्हील्स मेक 2 रिवोल्यूशन। जैसे एक ट्रैक्टर है, उसका फ्रंट व्हील जो है वो 2 रिवोल्यूशन करता है, फॉर एवरी 1 रिवोल्यूशन ऑफ द रियर व्हील्स। मतलब रियर की एक रिवोल्यूशन है, तो फ्रंट व्हील कितनी रिवोल्यूशंस कर रहा है? 2। द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग व्हील डायमीटर। जैसे यहां पर आपको बता रखे फ्रंट रिवोल्यूशन पर रिवर्स रिवोल्यूशन, ये रेशियो है कि फ्रंट रिवोल्यूशन बाय रिवर्स रिवोल्यूशन। और हमें यहां पर ये बता रखा है एब्सोल्यूट चेंज इन डायमीटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली द rear wheel diameter is decreased, both the rear and front wheel diameters are decreased equally, both the rear and front wheel diameters are increased equally, the rear wheel diameter decreased while the front wheel diameter increased equally। तो क्या बनना चाहिए इसका? अब देखो ना, आपको जैसे इस ग्राफ को कैसे देखना है, आप देखो ना, जब तो 2 है तब तो एवरेज जो एब्सोल्यूट चेंज इन डायमीटर है ही नहीं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट चेंज इन डायमीटर है वो कौन से एक्सिस के ऊपर है? आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखो ना, जैसे ये 1.5 हुआ तो देर इज सम चेंज इन द डायमीटर। जब वैल्यू जैसे 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद आप देखो ये जो डायमीटर है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। ठीक है ना, वो क्या होता जा रहा है आपका? इंक्रीज। तो बोथ रियर एंड फ्रंट व्हील डायमीटर्स आर इंक्रीज्ड इक्वली। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। चलिए क्वेश्चन ये करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। द सैनके डायग्राम शोज फूड प्रेफरेंसेस ऑफ मेल एंड फीमेल। जैसे एक डायग्राम है, जितनी विड्थ होगी वो प्रोपोर्शनल है कि नंबर ऑफ पर्सन ऑप्टिंग फॉर ए गिवन फूड आइटम। जैसे जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतने ज्यादा लोग उस चीज को खा रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फूड प्रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे आप देखो ना, आपको ये विड्थ दिख रही है, जैसे मेल जो है वो ज्यादा, आप देख रहे हो, जैसे वो राइस खा रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल का भी बता रखा है राइस। ठीक है, अब थिकनेस जैसे आप देख सकते हो कि मतलब इनकी तो ऑलमोस्ट जैसे एक जैसी लग रही है, जैसे अब ये थिकनेस कम है। ठीक है, तो ये, तो आपको ना थिकनेस के हिसाब से देखना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखते हैं, तो चिकन इज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड फूड इन मेल्स। अब देखो मेल्स में थिकनेस देखते हैं, ये राइस की थिकनेस है,
मतलब देखो मेल के अंदर एक ये, दो, तीन, चार, पांच, बाकी की थिकनेस तो आप देख रहे हो ना, फिश, पोर्क और मटन की ये कम ही आ रही है। ठीक है, इसमें भी इसकी एक एक फिश की है और एक किसकी दिखा रखी है, मटन की। ठीक है, ये ब्लू लाइन है यहाँ पे। चलो ये थिकनेस कम है। अब आप ये देखो कि राइस के बाद सबसे ज्यादा तो मेल राइस प्रेफर कर रहे हैं, उसके बाद थिकनेस ज्यादा चिकन की है। ठीक है ना, अगर आप ये इन सारी थिकनेस को कंपेयर करो तो यही ज्यादा है ना। तो राइस के बाद उनकी सेकंड प्रेफरेंस चिकन है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एज कंपेयर टू मेल्स, मोर फीमेल्स प्रेफर वीट। अब वीट कहां पर है, ये रहा। ठीक है, अब दोनों की थिकनेस कंपेयर करो, मेल और फीमेल की, कौन वीट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फीमेल। ठीक है ना, आप ये वाली थिकनेस देखो, जो ये थिकनेस आपको यहाँ पे दिखा रही है, सिर्फ वीट को देखना है हमने। अब वीट में देखो ना, मेल की थिकनेस इतनी है, फीमेल की इतनी है, तो ये भी सही है कि मेल से कंपैरिजन में, सॉरी बी स्टेटमेंट आपकी सही है कि एज कंपेयर टू मेल्स मोर फीमेल प्रेफर वीट, तो बी भी सही है। एज कंपेयर टू मेल्स मोर फीमेल्स प्रेफर मटन एंड मिलेट। ठीक है, अब ये मिलेट है, तो आप देख रहे हो कि फीमेल ज्यादा प्रेफर कर रही है मिलेट को। और इसकी भी थिकनेस आप देखो मटन वाली, तो ये थिकनेस और ये थिकनेस से ये ज्यादा है, तो ये भी सही होना चाहिए। फ्यूअर फीमेल्स प्रेफर राइस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स प्रेफरिंग मेज एंड मिलेट। अब मेज इतना है, मिलेट इतना है। ठीक है, अगर इनकी इस इन दोनों की थिकनेस और इसकी थिकनेस, किसकी थिकनेस ज्यादा है, जो फीमेल राइस प्रेफर कर रही है उसकी थिकनेस ज्यादा है किससे, जो मेल्स मेज और मिलेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसने क्या लिखा, फ्यूअर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, तो यही आंसर होना चाहिए। आए समझ में। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने। अब देखो हमें सिर्फ 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब वैसे क्या ना, कंपैरेटिवली हम ये जो एप्टीट्यूड आया था इसको हम थोड़ा मतलब इजी मानेंगे। इसमें से चलो आप, अब देखो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन करने में भी हमें टाइम ज्यादा लग सकता है, बट आप देखो ना, अगर मैं 20 में से 10 क्वेश्चन भी कर लूं तब भी 20 मार्क्स हैं। बट वही बात है ना, ये होता है कि आपका जैसा भी ये था, एक तो आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ रहे हो और कितनी जल्दी कर पा रहे हो। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूले नहीं लगे हैं। आप देखो ना, अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम देखें, इसमें तो वैसे ही नहीं आया था, इस बार तो कोई क्वेश्चन ही बहुत कम थे। एक था उसमें भी फॉर्मूला उन्होंने आपको दिया हुआ था, इसमें कोई फॉर्मूला लगना था, इसमें फॉर्मूला गिवन ही था। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है आपका। ये नंबर वाला क्वेश्चन जो था, ये, अब ये जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको थोड़ा कुछ एज्यूम करना पड़ता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन को एज्यूम करके करा कि इतने लोग, मैंने जैसे टिकट है 100 लोग हैं, मैंने 1 रुपए की टिकट है। ठीक है, अब ये भी ना मैं ज्यादा वैल्यूज लूंगा तो फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब ये मत कहना ना कि 1 रुपए की तो टिकट ही नहीं आती है। ये तो हमने एज्यूम करना है ना, क्योंकि अगर हम वैल्यूज को बढ़ा लेंगे तो फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में चलो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना पड़ना था। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था। इसके अंदर भी आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा फैक्ट ही है। ठीक है, अब वही ना, थोड़ा बहुत या तो मिरर्स वगैरह के बारे में देखो कि बेसिकली, क्योंकि मिरर की जो हाइट है, एक्चुअली वो चेंज करने से ये चीज चेंज होती है। यू आर नॉट चेंजिंग द मिरर हाइट। ठीक है, जैसे ये टाइम वाला क्वेश्चन था, ये भी चलो थोड़ा सा ट्रिकी था। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये रोज बतानी थी। ये थोड़ा प्रॉफिट लॉस, मतलब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था, ये भी सिंपल था। एज वाला भी ठीक था। इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान से, क्योंकि ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसमें वो होता है ना कि थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना था कि जैसे कौन सा किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि तीनों चीजें बना देना, इस तरफ केमिस्ट्री का स्कोर है, इस तरफ फिजिक्स का, इस तरफ मैथ्स का है। फिर एक ये क्वेश्चन था, और एक ये क्वेश्चन जो सैंकी डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट ए के, जो 25 दिसंबर 25 में था उसके सॉल्यूशंस।